अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 11वीं कक्षा के अध्याय 3 को शुरू करने वाले हैं। अध्याय 3 का नाम है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं अंग्रेजी में इसको। तो ये 10th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण और मिति मतलब मापना, मतलब तीन कोणों को मापने का काम करते हैं हम इस चैप्टर में। तो तीन कोण किस चीज में होते हैं? एक ही आकृति होती है, तीन कोणों की त्रिभुज कहते हैं। तो यानी कि इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ त्रिभुजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली कक्षा के बारे में हम लोगों ने समकोण त्रिभुज के लिए त्रिकोणमिति पढ़ा था। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। अब 90 डिग्री तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि जब भी एक रेखा पड़ी हुई हो और उस पर सीधी एक रेखा खड़ी हो तो उसके बीच बनने वाला कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। जैसे आपके कमरे के दो दीवालों के बीच का कोण या फिर किसी एक दीवार और एक छत के बीच का कोण वो 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री के सामने देखो, ये और ये यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने वाले कोण को हम लोग कर्ण कहते हैं। इसे अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहा जाता है। इसको एच से लिखते हैं। और ये जो खड़ी रेखा होती है या जनरली थीटा के सामने वाली रेखा को हम लोग लंब कहते हैं। इसे परपेंडिकुलर यानी कि पी से दिखाते हैं। और जो बच गया वो आधार है, इसको बेस कहते हैं और इसे बी से दिखाते हैं। त्रिकोणमिति में ये सारी बातें हम लोगों ने 10th में पढ़ लिया था। मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ, क्योंकि इनके बिना फिर हम लोग 11th में आगे नहीं बढ़ सकते। 10th में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इनसे इनका क्या संबंध होता है कि साइन थीटा जो होता है वो P/B के बराबर होता है। आपको याद है ना, पंडित बदरी प्रसाद बटा हर हर भोले। हाँ, इससे हम लोगों ने किया था P/H मतलब लंब बटा कर्ण, B/H मतलब आधार बटा कर्ण, P/B मतलब लंब बटा आधार। और साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो ये H/P हो जाएगा। हाँ, ये B/H है तो H/B हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है तो ये B/P हो जाएगा। ये सारी बातें हम लोगों ने 10वीं कक्षा में जान लिया था। अब आते हैं हम लोग 11th क्लास पे। 11th क्लास में हमें पढ़ना है त्रिकोणमितीय फलन। तो पिछले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि फलन किसे कहते हैं। हम फलन लेते हैं f(x) बराबर 2x। यह फलन कब होगा? यह संबंध, मतलब फलन सभी संबंधों को नहीं कह सकते, वह संबंध जो x के प्रत्येक मान के लिए अलग अलग परिणाम दे उसे हम लोग फलन कहते हैं। जैसे अगर x का मान हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। x का मान 2 रखेंगे तो x के पे 2 दूना 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? मतलब जो x के हर एक मान के लिए अलग अलग वैल्यू दे उसे हम लोग फलन कहते हैं। मतलब f(x) बराबर 2x एक फलन है। इसी प्रकार त्रिकोणमितीय फलन किसे कहेंगे? तो आप जानते हैं कि f(x) बराबर sin x अगर दिया हो तो f(x) के जगह पे हम 30 डिग्री लेते हैं तो sin 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान याद है कि भूल गए? 1/2 होता है। 10th में ये पढ़ाया गया था ना। उसी प्रकार अगर हम 0 डिग्री लेते हैं x का मान तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। अगर ये आपको याद नहीं है तो 10वीं का मैथ का बुक होगा, उसमें से देख के याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और फिर मैं भी आपको अगले वीडियो में या जब 3.2 शुरू करूंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। अब ये हमने सीख लिया कि त्रिकोणमितीय फलन किसे कहेंगे। मतलब यह भी वो रिलेशन होता है जो x के हर एक अलग अलग मान के लिए अलग अलग वैल्यू देता है। इन फलनों को हम लोग त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात आते हो, मतलब साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट आते हो। इन फलनों को हम लोग त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे। अब हम बात करेंगे कोणों की। कोण कैसे मापते हैं? तो कोणों में जनरली 3 चीजें आपको मिलेंगी, प्रारंभिक भुजा, अंतिम भुजा और शीर्ष। तो प्रारंभिक भुजा किसे कहते हैं? जिस भुजा से कोण को मापना है, जनरली यह इसी डायरेक्शन में दिखाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक भुजा।
प्रारंभिक भुजा, और जिस भुजा तक का कोण मापना है, जहां तक का कोण मापना है, इसे अंतिम भुजा कहते हैं, अंतिम भुजा। ठीक है। और इन दोनों भुजाओं को जिस बिंदु पे मिलाते हैं उसे हम लोग शीर्ष कहते हैं, है ना। ये दोनों भुजाएं जहां मिलती हैं वो शीर्ष है, जहां से कोण मापना शुरू करते हैं ये प्रारंभिक भुजा है, और जहां तक का कोण मापते हैं ये अंतिम भुजा है। जैसे ये वाला कोण है ना। तो ये तीनों चीज आप समझ गए, कोणों में प्रारंभिक भुजा किसे कहेंगे, अंतिम भुजा किसे कहेंगे और शीर्ष किसे कहेंगे। अब कोण दो प्रकार के होते हैं, है ना। ये एक धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। ये चीज आपको 11th क्लास में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे क्लासों में आप लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो धनात्मक कोण कब कहेंगे, जब प्रारंभिक भुजा मान लीजिए ये है ए बी, ए और बी, और ए और सी अंतिम भुजा है। तो अब आप कोण मापेंगे तो यहां से इस डायरेक्शन में मापेंगे, तो ये घड़ी की दिशा के विपरीत है। घड़ी देखो, घड़ी कैसे चलती है, इधर से इधर, है ना। घड़ी देखो ना, जीवन में कभी भी घड़ी ऐसे चलती है, लेकिन ये जो कोण है वो किस दिशा में हम माप रहे हैं, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा की ओर, घड़ी के दिशा के विपरीत है, तो इसे धनात्मक कोण कहेंगे। वहीं जब घड़ी की दिशा के उल्टा हो जाए तो उसे हम लोग ऋणात्मक कोण कहेंगे। जैसे ये प्रारंभिक भुजा है, इनिशियल साइड, और ये अंतिम भुजा है। तो अब इधर से इधर आना होगा तो हम घड़ी की दिशा के विपरीत आएंगे। समझ रहे हैं बात को, माफ कीजिएगा, घड़ी की दिशा में आएंगे। घड़ी तो ऐसे ही चलती है ना, ऐसे ऐसे, तो हम ये घड़ी की दिशा में आ रहे हैं तो ये ऋणात्मक कोण है, और ये घड़ी की दिशा के उल्टा चल रहे हैं तो ये धनात्मक कोण है। जैसे आप एक मुझे सवाल बताइए कि ये एक रेखा है और दूसरी रेखा ये है, हमें इन दोनों के बीच का कोण निकालना है। तो अगर हम इधर से इधर निकाल रहे हैं तो ये धनात्मक कोण है कि ऋणात्मक कोण है, ये मेरा सवाल क है ना। आप इसको कमेंट में भी लिख सकते हैं अगर आपको तुरंत समझ में आएगा धनात्मक कोण है कि ऋणात्मक कोण है। और अगर इधर से मापें तो ये कौन सा कोण है, तो ये मेरा सवाल ख है। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपने अगर आंसर लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो सुनिए, या समझ तो कम से कम गए ही होंगे। क की स्थिति में ये घड़ी की दिशा में चल रहा है, तो घड़ी की दिशा में चलने वाला ऋणात्मक कोण होता है, मैंने बताया था ऋणात्मक कोण है। और घड़ी की दिशा के उल्टा चल रहा है तो ये धनात्मक कोण है, धनात्मक कोण। समझ गए बात को, जब घड़ी की दिशा के उल्टा होगा तो धनात्मक कोण और उसी दिशा में हो तो ऋणात्मक कोण। अब आते हैं पूर्ण घुमाव का कोण क्या होता है। जब प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा एक ही हो तो ये कोण ऐसे बनेगा, मतलब एक बार पूरा चक्कर काट गया ये, तो इसको हम लोग पूर्ण घुमाव का कोण कहते हैं। और ये आपको बचपन में बताया गया था, क्लास चौथी से बताया जा रहा है या उस छठी क्लास से, कि जब एक बार कोई भी पूरा वृत्त घूम जाए तो 360 डिग्री का कोण बनता है। अच्छा सर, छठी क्लास से पढ़ाया जा रहा है, हम तो यहाँ अभी अभी सीखे हैं। तो आप बेशरम हैं, नहीं, ये बात वीडियो में नहीं बोलना चाहिए, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो आपने गलती से मैथ चुन लिया है, माफ करिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोणों को मापने के बाद अब हम लोग डिग्री माप देखते हैं। कोणों को दो तरीके से मापा जाता है, बचपन से लेकर अभी तक आप सिर्फ डिग्री में मापते आए हैं। अभी हम यहाँ एक और यूनिट देखेंगे जिसमें हम लोग कोणों को मापेंगे, वो तो मैं करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ कोण, जैसे 180 डिग्री का कोण या 90 डिग्री का कोण। मैंने अभी बताया एक रेखा पड़ी हो और उस पर एक दूसरी रेखा खड़ी हो सीधे, तो उसे हम लोग 90 डिग्री का कोण कहते हैं। ये कोण कितना है, 90, और ये 90 है और इधर भी एक और 90 बना दो, है ना। ये अब कितना हो गया, ये पूरा कितना हो गया, ये हो गया 180, है ना। मतलब ये लाइन, कोई भी सीधी रेखा जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 90 इधर और 90 इधर, 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है भैया। अब एक 90 और इधर बढ़ा दो,
है ना। तो ये 90, ये 90 और ये 90, 9 त्रिका 27, ये हो गया 270 डिग्री कोण। मतलब एक रेखा इधर और एक रेखा इधर कर दो, और ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये होगा 270 डिग्री का। अब तीसरा, अभी अभी मैंने बताया कि ये आपको बचपन से सिखाया गया था कि एक रेखा, अब 90 ना और बढ़ा दो, मतलब फिर रेखा इधर ही आ गया, मतलब यहाँ से चले थे और यहीं पे आ गए, तो ये पूरा घूम गए तो कितना होगा, 360 डिग्री का कोण होगा। अब मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एक वृत्त लो, ठीक है, और इसका केंद्र है, इसके चारों ओर के कोण को माप लोगे तो कितने डिग्री कोण बनेगा, चारों ओर घूम जाओगे तो 360 डिग्री का बनेगा सर। तो 1 डिग्री कोण कितना होगा, हाँ, तो 1 डिग्री कहेंगे जब पूरे वृत्त में 360 से भाग देंगे तो वो 1 डिग्री कोण हो जाएगा। मतलब पूरे वृत्त के कोण का 360वां भाग 1 डिग्री कहलाता है। अब 1 डिग्री कितना, 90 डिग्री, जैसे देखो यहाँ और यहाँ 90 डिग्री है, ये तो आपको मैंने बताया है अभी अभी ना। तो 45 डिग्री इसका आधा कर दो, 45 हो जाएगा, उसका भी आधा कर दो तो 22.5 हो जाएगा, उसका भी आधा कर सकते हो। ऐसे सबसे छोटा कितना होगा, 1 डिग्री होगा। लेकिन मान लो ये वृत्त बहुत बड़ा है, माने पृथ्वी जितना बड़ा, क्योंकि त्रिकोणमिति में हम तो यही पढ़ते हैं ग्रहों के मतलब ऊंचाई, या फिर त्रिकोणमिति में बड़े बड़े चीज़ों को मापना होता है। तो अगर पृथ्वी जितनी बड़ी या पृथ्वी जितना बड़ा अगर वृत्त हो तो उसमें 1 डिग्री कोण भी बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। मान लो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री से बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो ये 1 डिग्री है, तो इसके भीतर अगर कोई कोण मापना हो तो क्या करेंगे, इसके लिए 1 डिग्री को 60 भागों में बांट दिया गया, ठीक है भैया। अब 1 डिग्री से भी छोटा कोण मापना हो अगर, क्योंकि अगर आकृति बहुत बड़ी हो तब तो 1 डिग्री से भी छोटा मापना पड़ेगा ना। तो 1 डिग्री से छोटा मापना हो तो उसके लिए मिनट बनाया गया त्रिकोणमिति में। 11th क्लास में आपको मिलेगा, 10th में नहीं मिला था, कि 1 डिग्री को 60 मिनट में बांटा जाता है। 1 डिग्री का 60 टुकड़ा कर दोगे तो जो 1 टुकड़ा मिलेगा वो 1 मिनट होगा। और उतना ही नहीं, अब 1 मिनट को 60 सेकंड में बांटा जाता है। जब ऊपर 1 डॉट दिया रहे, है ना, तो ये मिनट है, मिनट समझना। ऊपर 0 दिया रहे तो इसको डिग्री समझते हो बचपन से ही, और ऊपर 2 ठो डॉट दिया रहे इन्वर्टेड कोमा जैसा, तो इसको आप सेकंड समझिएगा। समझ गए बात को। तो ये आप कोणों के माप डिग्री में सीख गए। अब हम रेडियन माप सीखेंगे कि रेडियन में कैसे मापते हैं। तो रेडियन में माप समझने के लिए ये आपको जीवन में पहली बार मिला है, तो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे इसको लेके चलता हूँ। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि 1 रेडियन कोण कितना को कहते हैं। जैसे वहाँ तो आप जान गए कि पूरे वृत्त का 360 टुकड़ा कर दो, और मतलब पूरे वृत्त में जितना कोण बन रहा है उसका 360 टुकड़ा कर दो, और उसका जो 1 टुकड़ा होगा वह 1 डिग्री कहलाएगा। उसी प्रकार 1 रेडियन किसे कहेंगे, तो रेडियन को आपको मैं बता दूं, यहाँ ऊपर सी की तरह आपको दिख रहा होगा, तो 1 के ऊपर या किसी भी संख्या के ऊपर छोटा सा सी लिखते हैं, उसका मतलब होता है रेडियन। तो 1 रेडियन कोण कितना कहेंगे, एक वृत्त लीजिए। एक वृत्त लेने के बाद आप क्या कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई माप लीजिए। मान लीजिए कि इसकी लंबाई r है ना, तो जितना लंबा इसका त्रिज्या है उतना ही लंबा आप चाप ले लीजिए। अब चाप आप समझते हैं ना, चाप किसको कहते हैं, वृत्त के एक टुकड़े को चाप कहते हैं। जैसे ये वृत्त है, इसको यहाँ से काट दो तो ये थोड़ा सा ऐसे दिखेगा टुकड़ा, ये चाप कहलाता है। दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ, ये चाप कहलाता है। तो चाप ले लीजिए कितना बड़ा, जितनी बड़ी त्रिज्या है उतना बड़ा चाप, और उस चाप यहाँ तक मान लीजिए आया त्रिज्या के बराबर। अब इसको मिला दीजिए, और इन दोनों त्रिज्याओं के बीच बनने वाला कोण 1 रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। समझ गए। अब हम क्या करते हैं कि यह जो चाप की लंबाई होती है इसको हम L से लिखते हैं,
ठीक है। और त्रिज्या को तो आर से लिखते हैं, रेडियस, ये आप पहले से जानते हैं। तो हमारा यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आया थीटा बराबर एल बटा आर, और यह फॉर्मूला याद कर लीजिए, मैथ के साथ साथ फिजिक्स में भी काम आएगा। थीटा क्या है, इधर का कोण है रेडियन में। जैसे देखो ना, यहाँ मान लो कि एक वृत्त लेते हैं, ठीक, तो वृत्त ले लिए, वृत्त मैंने ले लिया ये, और इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। क्या हो गई, 3 सेंटीमीटर, मतलब आर बराबर हमें दिया है 3 सेंटीमीटर। तो हमें 3 सेंटीमीटर का ही चाप लेना पड़ेगा। 3 जितनी त्रिज्या होती है उतना ही चाप लो, तब जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। तो एल बराबर भी हमने क्या ले लिया, 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जितना त्रिज्या है उतना ही बड़ा चाप लेना है। अब इन दोनों के बीच का कोण मापते हैं, तो यह थीटा, इस सूत्र से थीटा बराबर एल बटा आर बराबर 3/3, कट के 1 आ गया ना, तो इसको 1 रेडियन कहेंगे। अब यहाँ डिग्री मत लिख देना थीटा, क्योंकि यहाँ देख लो लिख दिया गया, इस सूत्र से कोण का मान हमेशा रेडियन में ही होता है। मतलब इस सूत्र से जब भी निकालोगे तो कोण का मान हमेशा रेडियन में निकालना है, डिग्री मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख दिया कि थीटा कहते हैं कोण को, एल कहते हैं चाप की लंबाई को, त्रिज्या कहते हैं त्रिज्या को। और चाप की लंबाई आप कुछ भी बढ़ा सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ एक स्थिति, अगर चाप की लंबाई पूरे वृत्त की परिधि कर लिए, यहाँ एक चाप की लंबाई और मानते हैं। जैसे एक वृत्त लेते हैं और इसकी त्रिज्या 2 है, तो हम 2 और 2 4, है ना, 4 सेंटीमीटर का चाप ले लेते हैं। अब इसका कोण निकाल के बताओ। तो देखो, अगर 2 का लेते तो यहाँ 1 बनाता, और 2 और आ गया तो 1 और बन गया, मतलब 2 रेडियन का कोण बन गया। बना कि नहीं बना। तो इसी को सूत्र से देखते हैं कैसे निकालेंगे। थीटा बराबर होता है एल बाई आर। तो एल कितना दिया हुआ था हमें, 4 दिया हुआ था, और आर दो गया था 2, कट के 2 हो गया ना, तो 2 रेडियन। समझ गया बात को। अब कितना भी आपको चाप का लंबाई दे दे और कितना भी त्रिज्या दे दे, कहे कि इन दोनों के बीच बनने वाला कोण बताओ, है ना, तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। ये बहुत आसान है। अब यदि चाप की लंबाई वृत्त की परिधि हो, अब देखो चक्कर कौन सा चल गया। अब कह रहा है कि पूरे वृत्त को ही आप चाप मान लीजिए, है ना, इस पूरा को एल मान लीजिए। एल बराबर क्या हो गया, एल बराबर वृत्त की परिधि। अब बच्चा बैठे बैठे सोच रहा है सर हमें तो परिधि भी मालूम ना हुआ। मैं एक सच बात बताऊं, मैं भी 10th पास कर गया तो मुझे भी नहीं मालूम था परिधि क्या होता है, इसीलिए मेरा बैंड बज गया था 11th 12th में। तो आप लोग का भी वही स्थिति है। तो आप मतलब अपने आप को ठीक कीजिए। ये वृत्त के चारों ओर की जो लंबाई होती है इसे परिधि कहते हैं। तो वृत्त की परिधि को एल मान लो, और त्रिज्या हमें दी हुई है आर। आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या, है ना। एक और फॉर्मूला निकाल रहे हैं, समझ रहे हो। अब बोल रहा है कि पूरे वृत्त के लिए आप थीटा का मान बताओ। पूरे वृत्त के लिए आप क्या कर लो, थीटा का मान बता दो। तो आप जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है जी, मैंने कोण निकालना हो रेडियन में तो कैसे निकालते हैं, एल बाई आर। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, और त्रिज्या को आर कहते हैं, आपको पता है ना। तो एल के जगह पे आप 2 पाई आर लिख दीजिए। अरे ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा था किस क्लास में, 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में, ये सब में आपने पढ़ा है। तो 2 पाई आर, और त्रिज्या तो आर है। अब ये देखो त्रिज्या को आर कहते हैं ना, आर से आर खत्म, अब बच गया कितना, 2 पाई। कहने का मतलब एक वृत्त के चारों ओर का कोण जो होता है, ये अगर एक ये प्रारंभिक भुजा है और यही अंतिम भुजा है, तो चारों ओर घूम जाओगे तो 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन का कोण बनेगा। और ये हम लोगों ने डिग्री में मापा था, अभी अभी तो देखा था कि 360 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब कि 2 पाई रेडियन जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। यहीं से हम थीटा और रेडियन में संबंध निकाल सकते हैं। मतलब पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा जी,
तो 360, इधर गुना में 2 है तो बटा में 2 हो जाएगा, तो कट के हो गया 180 डिग्री। अब देखो, अब आदत डाल लो, पहले साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री करते थे, अब हमें रेडियन में मिलेगा और रेडियन में मापना पड़ेगा। मतलब पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री। ये सब मैं निकालूंगा आपके सामने। तो 180 डिग्री पर पाई रेडियन, पाई रेडियन। अब देखो 360 डिग्री बराबर क्या होगा जी, तो 2 पाई, 2 गुना है ना रेडियन। 90 डिग्री बराबर 180 का आधा, तो पाई बाई 2 रेडियन। 60 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, 60 को आप 180 बटा 3 लिख सकते हैं, तो 180 के बराबर होता है पाई, तो यानी कि पाई बटा 3 रेडियन। उसी प्रकार 30 को आप पाई बटा 6 रेडियन। अच्छा ये देखो 90 जो है वो पाई बटा 2 है, तो 45 उसका भी आधा हो जाएगा, तो पाई बटा 2 का आधा पाई बटा 4 रेडियन। अब ये 270 को देखिए, ये 90 का 3 गुना है, इसको हम लिखते हैं 3 पाई बाई 2 रेडियन। ये सब आप निकाल के देख लीजिएगा। अब इस वीडियो का अंतिम टॉपिक हम करते हैं, उसके बाद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो एग्जाम्पल अगले वीडियो में करेंगे और उसके अगले वीडियो में प्रश्नावली खत्म कर देंगे। अब हमें देखना है कि डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है। तो डिग्री और रेडियन में संबंध हम बताते हैं कि हमने अभी अभी देखा था कि 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री होता था। तो यानी कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ये 2 से कट गया। अब हमें 1 रेडियन का मान निकालना है। 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटा पाई, है ना, इतना डिग्री। और ये एक फॉर्मूला बन गया। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि रेडियन को पाई में बदलें, जैसे आपको कह दिया कि मतलब डिग्री में बदलें, 5 रेडियन को डिग्री में बदलें, डिग्री में बदलें, ठीक है। तो 1 रेडियन बराबर इतना होता है, तो 5 रेडियन को कैसे कीजिएगा, तो 5 गुना 180 बटा पाई, तो 18 पचे 90 बटा पाई, इतना डिग्री हो गया। समझ में आया कि नहीं बात। मतलब हमने पाई रेडियन को हम लोगों ने डिग्री में बदलना सीख लिया। जितने रेडियन का मान निकालना होगा आप उसको कर सकते हैं। और वैज्ञानिकों ने माप के यह लिखा था कि 180 बटा जो पाई होता है वह लगभग 57 डिग्री और 16 मिनट के बराबर होता है। यह आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, लगभग इतना होता है। अब हम पाई से रेडियन का संबंध निकालते हैं, तो 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। अब हम डिग्री और रेडियन का संबंध देखते हैं, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई बटा 360 रेडियन, यानी कि 1 डिग्री बराबर हो जाएगा, ये 2 से 3 60 कटेगा, पाई बटा 180 रेडियन। उसी प्रकार आपसे जब कहा जाएगा कि आप मतलब 5 डिग्री को या 10 डिग्री को, मान लीजिए सर बार बार 5 ही क्यों ले रहे हैं, तो 10 डिग्री को रेडियन में बदलिए, रेडियन में बदलें, तो आप क्या करेंगे, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन होता है, तो इसीलिए 10 डिग्री बराबर क्या होगा, 10 गुना पाई बटा 180 और रेडियन, तो 0 से 0 कट गया, मतलब पाई बटा 18 रेडियन। अब आपकी किताब में दिया हुआ है कि 1 डिग्री का पाई बटा 180 रेडियन होता है और यह लगभग 0.01746 रेडियन के बराबर होता है, लगभग, ठीक है। तो यह आंकड़ा भी याद कर लीजिएगा
ऑब्जेक्टिव वगैरह में अगर कहीं पूछ दे तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके साथ ही इस वीडियो का बेसिक सारा ख़त्म होता है। हम लोग अगले वीडियो में इसके सभी एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल्स हो सकता है पहली बार में आपको थोड़े कठिन लगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें बताइएगा, कमेंट करके आप बता सकते हैं। अदरवाइज़ मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी देता हूँ लगभग हर वीडियो में, जहाँ आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपका पर्सनल प्रॉब्लम भी कुछ हो पढ़ाई से संबंधित तो वो चीज़ आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपका हेल्प करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू।